हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी। आज आपका विजडम वाला ऑनलाइन एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग सबसे पहले चालू करते हैं आज आपके पास में सबसे सबसे पहली बात करते हैं। तो यह है जो हमारा प्रैक्टिस सेट है, रेलवे ग्रुप डी के लिए है और अन्य जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम उन सभी के लिए है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और अंत तक बने रहिए। आप लोग बहुत ही यूजफुल वीडियो है ये, और यह हमारा मध्यकालीन इतिहास के बारे में है। बच्चों, हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन चलते हैं, मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करते हैं। तो पहला है आपके पास में, मरमर नीच से गोल गुम्बद का निर्माण किस शासक के द्वारा हुआ था। तो गोल गुम्बद के बारे में जान लेते हैं बच्चों। यह कर्नाटक राज्य में है और पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय और फिरोज शाह प्रथम, महमूद गंवा। तो राइट आंसर आप लोग अपने कमेंट करते रहिए बच्चों। मोहम्मद आदिल शाह इसका राइट आंसर होगा। और आप लोगों को हम बीजापुर के गोल गुम्बद के बारे में बता देते हैं। दारुल के याकुत ने करवाया था। यह वास्तुकार, फारसी जो वास्तुकार थे दारुल याकुत, इनके द्वारा करवाया गया था। इसका निर्माण 1656 में किया गया था। आप लोग रफ और पेन रख लीजिए, नोट भी करते रहें। 1656 में इसका निर्माण कराया गया था और यह कर्नाटक के बीजापुर में है। बच्चों, गोल गुम्बद के बारे में कुछ खास बातें हम लोग बता देते हैं। खास बातें हैं कि पहली चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद आदिल शाह ने इस मकबरे का निर्माण कराया और यह रोम के सेंट पीटर्स बेसिलिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गुम्बद है। तो नोट करिए आप लोग, भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है लेकिन दुनिया का यह दूसरा सबसे बड़ा है। और यह एक बड़े घन जैसा दिखाई देता है और ऊपर जो है अर्धगोलाकार गुंबद है, घन जैसा, जिसमें से आप लोग घन कैसा होता है जानते हैं, घन और घनाभ के बारे में जानते हैं आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों हम लोग। निम्नलिखित बहमन शासकों में बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था। तो गोल गुंबद का निर्माण किसने कराया था, कौन से शासकों ने बच्चों ने? बहमनी शासकों ने करवाया था, जिसमें से पहला ऑप्शन है मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवा, यूसुफ आदिल शाह और इस्माइल आदिल शाह। राइट आंसर होगा बच्चों मोहम्मद आदिल शाह, इसके राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिएगा, कमेंट भी करते रहे आप, गोल गुंबज कहाँ है। देखिए, एक तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में। ऐसे ही सवाल को बार बार अलग अलग फॉर्म में रिपीट करके देता है। अलग अलग सेट होते हैं तो अलग अलग तरह के सवाल होते हैं बच्चों। कब किस सेट में आपका सवाल आ जाए ये जरूरी नहीं है। तो पहला ऑप्शन, गोल गुंबज का निर्माण कहाँ हुआ या गोल गुंबज कहाँ पे बच्चों? कोणार्क, हैदराबाद, पुरी और बीजापुर। एक एक करके हम थोड़ी बता भी देते हैं आप लोगों को। कोणार्क सूर्य मंदिर है, फेमस है। हैदराबाद आप लोग जानते हैं चार मीनार के लिए फेमस है बच्चों। और पुरी जो कि वर्तमान का उड़ीसा है, और यहाँ पे जगन्नाथपुरी जो रथ मेला, दुनिया का सबसे बड़ा रथ मेला है। और चौथा ऑप्शन है बीजापुर। तो राइट आंसर होगा गोल गुंबज का निर्माण बीजापुर में हुआ था बच्चों। और अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। राइट आंसर क्या होगा आप लोगों का? बीजापुर। कमेंट भी करते रहें। नेक्स्ट है, बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है? बीजापुर अपनी किस चीज के लिए जाना जाता है, किस वजह से फेमस है? तो पहला है घोर सूखे की दशा, दूसरा है गोल गुंबज, तीसरा है भारी वर्षा और चौथा है गोमतेश्वर की प्रतिमा के बारे में। तो राइट आंसर होगा बच्चों गोल गुंबज के बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा है और पहले नंबर पर जो है वो यूरोप में है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। निम्नलिखित में किस राजवंश ने बीजापुर में स्वतंत्र शासन किया? स्वतंत्र शासक की बात करते हैं तो आप लोग, पहले आंसर है आपके पास निजाम शाही, कुतुब शाही, आदिल शाही या इमाद शाही। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे बच्चों। राइट आंसर की तरफ आप लोग देखिएगा कौन सा आपके पास राइट आंसर होगा। बीजापुर की बात करते हैं तो आदिल शाही 1490 से 1686 से दक्कन का एक राज्य था और यह बहमनी साम्राज्य एक प्रांत था, जिसका निर्माण किसने किया था बच्चों? सूबेदार यूसुफ आदिल शाह ने किया था। स्वतंत्र राज्य कौन पहले घोषित हुआ? बीजापुर। और आदिल शाही ने, तो आदिल शाह ने ही इसका क्या कर दिया? आदिल शाही वंश के नाम से चालू किया। तो राइट आंसर होगा बच्चों आदिल शाही। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया? राजस्थान में अनेक महावीरों का जन्म हुआ और अनेक महान राजाओं का जन्म हुआ बच्चों, जिसमें से पहले हैं आपके पास में राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह और राणा हमीर सिंह। आप लोग अपने कमेंट भी करते रहे बच्चों कि राइट आंसर क्या होगा प्लीज। इसमें से हम लोग देखते हैं किसने करवाया था। जी जी, बहुत बढ़िया।
यदि हम बात करते हैं विजय स्तंभ की बात करते हैं बच्चों, तो विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के राजा राणा कुंभा ने कराया था। और राणा कुंभा बहुत ही प्रभावशाली और बहुत महान शासकों में से बहुत वीर राजा थे। यह स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़ किले के नाम से फेमस है, उस किले में बना हुआ है। राणा कुंभा ने 1448 में यह स्तंभ बनवाया था बच्चों। इसकी खास कुछ बातें आप लोगों को बता देते हैं। इसमें सबसे खास बात होती है कि यह स्तंभ महमूद खिलजी के नेतृत्ववादी मालवा की सेना को पराजित किया था राणा कुंभा ने, और इस जीत की याद में उन्होंने यह स्तंभ का निर्माण कराया था, विजय स्तंभ का। तो किस की याद में कराया था बच्चों? यह स्तंभ महमूद खिलजी, जो कि वर्तमान में मालवा की सेना, उनकी महमूद खिलजी की वर्तमान सेना को हरा करके और उन्होंने बनवाया था। इस स्तंभ के बारे में एक और विशेषता जान लीजिए आप लोग। यह लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और यह 9 मंजिला इमारत है। कितने मंजिला बच्चों? 9 मंजिला, और इसकी ऊंचाई लगभग 37.19 मीटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आप लोगों का? राणा कुंभा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? ये पेपर में बहुत ही एनटीपीसी का बहुत लोकप्रिय सवाल है, अक्सर एग्जाम पे आ चुका है, लगभग 10 बार आ चुका है। यह आप लोग कीर्ति स्तंभ के बारे में जान लेते हैं। यह भी चित्तौड़गढ़ में ही बना हुआ है। राणा कुंभा ने इसका जो चित्तौड़ कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने किया था बच्चों। किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। और यह स्तंभ चित्तौड़गढ़ के किले में है। 1448 ईस्वी में बना था बच्चों। इसे बनाने का जो मकसद था वह मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराने के लिए इष्टदेव विष्णु की पूजा के रूप में बनाया गया था। और वास्तुकार कौन थे इसके? राव जैत थे। तो राइट आंसर होगा चित्तौड़ की कीर्ति स्तंभ का निर्माण बच्चों ने किसने कराया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको? राणा कुंभा। राइट आंसर इसका राणा कुंभा हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में किसने बिदर के मदरसे का निर्माण कराया था? आप लोग कमेंट भी करते रहें। बिदर में मदरसे का निर्माण किसने कराया था बच्चों? देखते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा, शानदार कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया, शानदार। मदरसे का निर्माण किसने कराया था बच्चों? ये करवाया था महमूद गवा ने। राइट आंसर होगा महमूद गवा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? कमेंट करते रहिए, शेयर भी कर दीजिए आप लोग अपने अपने ग्रुप में। सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? पहला ऑप्शन उड़ीसा, छोटा नागपुर का पठार, बीजापुर, गोलकुंडा। बच्चों, छोटा नागपुर के पठार की बात करते इसे रूर घाटी के नाम से जाना जाता है। छोटा नागपुर का पठार, नागपुर शब्द से आप महाराष्ट्र की तरफ मत जाइएगा। यह छोटा नागपुर का पठार झारखंड में है और इसमें रूर घाटी, कहने का मतलब है रूर घाटी कहाँ पर है? जर्मनी में है। और यह उससे संज्ञा लिया गया शब्द है और इसमें अनेक तरह की कहें कि खनिज संपदा से विद्यमान है और भरपूर है। तो राइट आंसर सुविख्यात कोहिनूर हीरे की बात करते हैं तो कहां से निकाला गया था बच्चों? गोलकुंडा की खान से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। ये कोहिनूर हीरा के बारे में जान लीजिए। वर्तमान में ब्रिटेन में कोहिनूर हीरा है और इसके 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। बहमनी राज्य का संस्थापक कौन सा था? अपने अपने सवाल भी आंसर भी करते रहे बच्चों। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन सा था? अलाउद्दीन बहमन शाह। राइट आंसर होगा। राइट आंसर क्या है? अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे जफर खान के नाम से जाना जाता है। जफर खान के नाम से जाना जाता है और अलाउद्दीन बहमन शाह है इसका राइट आंसर होगा बच्चों। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नया क्वेश्चन आता है, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन सा? आपको मुगल बादशाह के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे मुगल वंश के बारे में बात करें तो मुगल वंश के बारे में हम बात करते हैं तो मुगल बादशाह बाबर 1526 में भारत पे अटैक करते हैं। 21 अप्रैल की वो बात है। 21 अप्रैल को भारत पे अटैक होता है और भारत में उस समय पर लोधी वंश का शासन था। किसका था बच्चों? लोधी वंश का शासन था। और बाबर ने लोधी वंश को समाप्त करके स्वयं गद्दी पे स्थापित करते हैं और भारत में गद्दी स्थापित करने के बाद 4 युद्ध लड़ते हैं और 1930 में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? बाबर होगा। यदि बादशाहों का क्रम बात करते हैं मुगल बादशाहों में तो पहला है बाबर। बाबर के बाद बाबर का पुत्र हुआ हुमायूं। हुमायूं के पुत्र हुए अकबर। अकबर का पुत्र हुआ जहांगीर। जहांगीर का शाहजहां। शाहजहां को खुर्रम कहा जाता था और जहांगीर को सलीम के नाम से जाना जाता था।
इसके बाद शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब। इस तरह से आप लोगों को एक बादशाहों का क्रम पता चल जाता है। सबसे कम उम्र में बादशाह बनने वाले मुगल बादशाह कौन से थे? अकबर थे। सबसे कम उम्र में 13 वर्ष की उम्र में बादशाह बन गए थे। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। तो राइट आंसर क्या होगा? भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन सा होगा? राइट आंसर होगा बच्चों बाबर। क्या होगा? बाबर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव निम्न में से किस लड़ाई के परिणाम स्वरूप पड़ी? राइट आंसर है, आप लोग देखिएगा, कहने का यह तात्पर्य है कि मुगल बादशाह या मुगलों ने जब लड़ाई लड़ी भारत से तो अंततः उन्होंने विजय प्राप्त की और विजय प्राप्त करने के बाद भारत पर अपना उन्होंने शासन प्रारंभ कर दिया, गद्दी पर बैठ गए। तो पहला आंसर है पानीपत की तीसरी लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई और हल्दी घाटी की लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई। पहला ही राइट आंसर होगा, फोर्थ नंबर होगा पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई जो है वह लड़ाई होती है बाबर के बीच और लोधी वंश के बीच में होती, इब्राहिम लोधी, जिसमें बाबर की विजय होती है। बाबर की 12,000 की सेना लोधी के 1 लाख सेना पर भारी पड़ती है और इसके बाद उन्होंने पहली बार भारत में तोप और बारूद का इस्तेमाल किया, अपने तीरंदाजों का उपयोग किया और घुड़सवारों का उपयोग करके उन्होंने लोधी वंश को समाप्त कर दिया। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते, इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? पानीपत की पहली लड़ाई। हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में जानते हैं आप लोग। यह लड़ाई अकबर की सेना और महाराणा प्रताप के बीच में हुई थी। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते बच्चों हम लोग। निम्न में से किसका अपने समकालीन मुगल बादशाह के साथ मिलान गलत हुआ है? देखिए यहीं पे थोड़ा सा बच्चे गलत कर देते, गलत हुआ है, गलत का मतलब है कि वो उनके समकालीन नहीं थे। तो पहला ऑप्शन है राणा सांगा के समय पे बाबर, ये राइट आंसर है बच्चों, क्योंकि पहले राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया था बाबर को कि लोधी वंश समाप्त हो जाएगा और बाबर रिटर्न चला जाएगा। जैसे अन्य चले गए थे, जैसे खिलजी चले गए और गौरी चले गए थे, उन्हें लगा कि बाबर भी वैसे चला जाएगा, लेकिन बाबर को भारत का वह जो प्राकृतिक सौंदर्य और यहाँ का जो संपन्नता थी उसे भाग गई और यहीं पे गद्दी पे स्थापित हो गया, क्योंकि वह एक छोटे से जागीर का सूबेदार था। लेकिन जब यहाँ पे आया तो उसे इतना बड़ा खाली मैदान मिला, इसलिए वह भारत में ही रुक गया। यहाँ का बाग, यहाँ का सेब, यहाँ का सारी शोहरत देख करके प्रसन्न हो गया। तो राणा सांगा और बाबर राइट है, इसमें कोई गलती नहीं। दूसरा सवाल है बच्चों, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वीराज चौहान और अकबर। क्या अकबर पृथ्वीराज चौहान के समय में थे? नहीं, पृथ्वीराज चौहान के समय कौन था बच्चों? मोहम्मद गौरी था। तो ये राइट आंसर नहीं होगा, यही आपका गलत आंसर है। तो आपको राइट आंसर क्या मिलेगा? दूसरा आंसर है पृथ्वीराज चौहान और अकबर, ये दोनों एक दूसरे के समकालीन नहीं थे। जुझार सिंह और शाहजहां, ये राइट आंसर है। जसवंत सिंह औरंगजेब, ये भी एक ही शासनकाल में थे। जसवंत सिंह उनके क्या थे? एक सूबेदार थे और बहुत ही प्रभावशाली, कहें कि राजाओं में से एक से जसवंत सिंह, उनके सेनापतियों में बहुत ही प्रभावशाली थे जसवंत सिंह। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट सवाल है आपके पास में, भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किसने किया? यदि दुनिया में बारूद की बात करते हैं, सबसे पहले बारूद की खोज किसने की? तो वो की थी किसने? चाइना ने की। लेकिन भारत में उपयोग किसने किया बच्चों? तो सबसे पहले उपयोग किया बाबर ने उपयोग किया। उसी बारूद और तोप के प्रयोग से उसने अपने सत्ता को स्थापित किया भारत में। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित किए जाने वाले राजपूत राजा कौन से थे? तो पहला ऑप्शन है राणा सांगा, रुद्रदेव, उदय सिंह और राणा प्रताप सिंह। तो राइट आंसर होगा बच्चों राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है और राणा सांगा को हार का सामना करना पड़ता है। तो राइट आंसर होगा राणा सांगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। अपने कमेंट भी करते रहे बच्चों, एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मनोबल को बढ़ाता है। शेयर करते रहिए प्लीज़, जो जिन्हें अच्छा लग रहा हो शेयर कर दें, कमेंट भी करते रहें। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बाबर की बात करते बच्चों, तो बाबर ने भारत में 21 अप्रैल 1526 में उन्होंने सत्ता स्थापित की। युद्ध हुआ और युद्ध के बाद सत्ता पे आ गए। भारत में 4 युद्ध लड़ा उन्होंने। इसके बाद 1530 में उसकी मृत्यु होती है। मृत्यु कहाँ पे हुई बच्चों? आगरा में मृत्यु होती है। लेकिन क्योंकि उसे अपना वतन बहुत प्यारा था काबुल, तो काबुल में उसकी क्या की गई? काबुल में उसे दफनाया गया। आगरा सबसे पहले बात करते मुगल सम्राट बाबर की बात करें तो आगरा में उसकी मृत्यु हुई। उसका मकबरा काबुल में है।
तो यहाँ पे देखिए आगरा और काबुल एक साथ लिखे दिख रहे हैं आपको, लेकिन राइट आंसर का मृत्यु कहाँ हुई? आगरा। और उसकी जो कब्र है वो काबुल में बनी। पहले देखिए बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को आगरा में हुई। उन्हें शुरू में आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में हुमायूं ने उसे काबुल के बाग ए बाबर में दफनाया। तो उसकी जो कब्र है वह काबुल में है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते बच्चों हम लोग। दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किस शासक के शासनकाल में हुआ था? पहला युधिष्ठिर। युधिष्ठिर तो बहुत पुराना कर दिया, द्वापर युग की बात कर रहा है। उस समय पर इंद्रप्रस्थ राजधानी हुआ करती थी, लेकिन अभी वर्तमान पे जीर्ण शीर्ण हो गई, तो नया चालू हुआ। शेरशाह सूरी, हुमायूं और अकबर। राइट आंसर होगा बच्चों शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने वह दीन पनाह के नाम से शेरशाह सूरी ने एक किले का निर्माण करवाया और यह यमुना नदी के किनारे था। 1540 से 1545 के बीच में यह किला बना और बहुत ही भव्य और शानदार किला था। आज भी आपको दिल्ली जाते हैं तो देखने को मिल जाएगा। दिल्ली का पुराना किला यमुना नदी के किनारे दीन पनाह नाम से है और यह शेरशाह सूरी ने बनवाया था 1540 से 1545 के बीच में। तो राइट आंसर होगा बच्चों शेरशाह सूरी। नेक्स्ट सवाल की शेरशाह का मकबरा कहाँ है? यहीं पे एक सवाल और आ गया, शेरशाह का मकबरा कहाँ बच्चों? तो शेरशाह के मकबरे की बात करते हैं तो सासाराम। सासाराम कहाँ पे है? बिहार में है, और दक्षिणी बिहार का भाग है सासाराम। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 1540 में किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया गया? देखिएगा 1539 में युद्ध हुआ। 1539 के युद्ध में भी हुमायूं की हार हुई। फिर इसके बाद 1539 के बाद 1540 में युद्ध हुआ, जिसमें 1540 में हार होती है। किसकी? हुमायूं की हार होती है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि इस युद्ध के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, यह युद्ध जो है हुआ था कन्नौज का युद्ध। इसे कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। 17 मई 1540 को यूपी के कन्नौज, यूपी का जो कन्नौज है जिसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, वर्तमान और जगह किस जगह पे युद्ध हुआ? वो बिलग्राम कहलाता है बच्चों। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी की जीत होती है और हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है। भागने के बाद उन्होंने अपने परिवार सहित भागते हैं वो, लेकिन अपने पत्नी को ही बीच में छोड़ देते हैं, एक राजपूत शासक के पास छोड़ देते हैं। देखिए यह युद्ध बिलग्राम का युद्ध कहलाता है। नेक्स्ट सवाल तो क्या है? 1540 किस युद्ध के पश्चात हुमायूं को हिंदुस्तान से बाहर भागना पड़ा? तो वह कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध। नेक्स्ट सवाल करते हैं, हुमायूं को किस लड़ाई के पराजय के भारत से भागना पड़ा? सेम वैसा ही सवाल है, खानवा, कन्नौज, पानीपत, गोगरा। तो राइट आंसर होगा बच्चों कन्नौज या बिलग्राम। 1540 का युद्ध था। कन्नौज की युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? सेम वैसा ही सवाल देख रहे हैं आप लोग, 1540 और 1539 में चौसा के युद्ध लड़ा गया बच्चों। चौसा में भी किसी तरह से अपनी जान बचा करके हुमायूं को भागना पड़ा और इस तरह से 1540 का फिर दोबारा युद्ध हुआ, जिसमें फाइनली मुगल साम्राज्य समाप्त हुआ और फिर हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। कालानौर वास्तव में वर्तमान पे कहाँ है बच्चों? पंजाब राज्य में है कालानौर। कालानौर की बात करते पंजाब राज्य में कालानौर है। इसमें हुमायूं की मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी आपको पता है? दीन पनाह लाइब्रेरी से निकलते हुए और पैर फिसल गया और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका पुत्र अकबर 13 वर्ष की उम्र का था, जिसे भारत का बादशाह बनाया जाता है। और किस नाम से बनाया जाता है अकबर को? तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाह गाजी के नाम से। आंसर कभी कभी सवाल आ जाता है बच्चों कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था, पूरा नाम क्या था? तो क्या था आप लोग बता सकते हैं? जलालुद्दीन मोहम्मद बादशाह गाजी। आयु कितनी थी बच्चों? 13 वर्ष, और 4 माह की आयु में वह बादशाह बनता है, भारत की गद्दी में बैठते हैं। अकबर कुल मिला के 49 वर्षों तक शासन करते हैं, 1605 तक शासन करते हैं बच्चों। कब तक करते हैं? 1605 ईस्वी तक शासन करते हैं और 49 ईयर तक शासन करते हैं। इस तरह से इतने बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है और सुख शांति रहती है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते बच्चों। रमजनामा निम्नलिखित में किस फारसी अनुवाद का है? तो फारसी अनुवाद की बात करते हैं हम लोग बच्चों। तो रमजनामा यह महाभारत से लिया गया है।
महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था? किसका है बच्चों? महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था। इसका मतलब होता है, रमजनामा का मतलब होता है युद्ध की पुस्तक। इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? महाभारत। और महाभारत को फारसी में युद्ध की पुस्तक के नाम से जाना जाता था। अनुवाद कराया अकबर ने और अनुवादक थे फैजी और बदायूनी। कौन से बच्चों? फैजी और बदायूनी थे। पंचतंत्र का दुनिया में सबसे ज्यादा अनुवाद किस पुस्तक का किया गया? तो पंचतंत्र किया गया। सबसे ज्यादा दुनिया में बिकने वाली पुस्तक कौन सी थी बच्चों? पंचतंत्र थी। और सबसे ज्यादा अनुवाद भी पंचतंत्र का किया गया। इसके जो राइटर कौन थे? विष्णु शर्मा थे। नेक्स्ट सवाल चलते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। अगला चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा। अब देखते हैं बच्चों, आज आपको हम लोग 1857 के विद्रोह के बारे में पढ़ाते हैं कि 1857 का विद्रोह हुआ क्या। पहले हम लोग किसी भी चीज को जान ले, विद्रोह ऐसे अचानक नहीं हो जाता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण होता है। भारत में जब मुगल वंश का शासन था तो धीरे धीरे पुर्तगाली भारत आते चले गए और उन्होंने भारत के समुद्री व्यापार और समुद्री क्षेत्र पर कब्जा जमाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने कंपनी खोली और आगे उन्होंने अपनी सत्ता के आगे बढ़ाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे भारत पे अंग्रेज आए। अंग्रेज उनसे ज़्यादा टेक्निकल रूप से अच्छे थे। उन्होंने भारत पे और सही तरीके से उन्होंने पहले व्यापार किया, अपनी कोठियाँ बनाई। कोठियाँ बनाने के बाद उन्होंने भारत पर, क्योंकि उन्हें लगा कि हम सामान खरीदते थे, सामान खरीदने के बदले सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, अन्य चीज़ें देना पड़ता था। उन्होंने सोचा कि हम सामान के बदले क्यों ना इस देश से ही व्यापार करें और यहीं से टैक्स वसूले और यहाँ से हमें सोना और चांदी अलग से कुछ देने की ज़रूरत ना पड़े। तो इस दौरान उन्होंने सारे कार्य किए, शोषण किया भारत पर, और उसी शोषण का परिणाम था कि 1857 का विद्रोह हुआ। तो पहला ऑप्शन होता आपके पास में, क्योंकि 1857 की विद्रोह के पहले एक प्लानिंग हुई। प्लानिंग ऐसी थी कि क्योंकि यह विद्रोह सर्वव्यापी नहीं था, मध्य भारत में था, कुछ जगह पे छुटपुट रूप से था, लेकिन बेसिकली गंगा और यमुना के दोआब में था और नर्मदा के दोआब में था। इतने ही भागों पर यह 1857 का विद्रोह प्रमुख रूप से चल रहा था और कुछ जगह पे महाराष्ट्र में था। बाकी जगह देश जो है सूना और सोता सा रह गया था। यह विद्रोह कमल और रोटी 31 मार्च 1857 के लिए प्लान किया गया था। 31 मई की बात की थी, लेकिन उसके पहले ही प्लान हो गया किसी वजह से और यह प्लानिंग हमारी गड़बड़ रह गई। इसका जो प्रतीक चिन्ह था क्या बच्चों? कमल और रोटी। क्या होगा? कमल और रोटी। लोग, यह गुप्त मैसेज था, जिनको शामिल होना रहता था तो वो कमल और रोटी का यह प्रतीक चिन्ह दे करके शामिल कराते थे। सवाल की तरफ चलते हैं। 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से किया था? तो देखिएगा, मंगल पांडे 1857 की विद्रोह की बात करते हैं। तो बच्चों, विद्रोह हुआ क्यों? सीधे सीधे आर्मी में कैसे विद्रोह हो गया? आर्मी में विद्रोह होने का पहला कारण था क्योंकि धार्मिकता बहुत ज़्यादा प्रभावी थी। हिंदुओं के पवित्र देवता हैं, पवित्र जो पशु है वह मानते हैं गाय को, और जो मुसलमानों के लिए सूअर को बहुत ही निम्न और निकृष्ट जीव मानते हैं दोनों। अब क्योंकि जो ईसाई थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने ऐसे कारतूस बनाए जिन पे दांत से छीलना पड़ता था। तो हिंदुओं के जो थे उनमें गाय का मांस लगाया गया और मुसलमानों के लिए सूअर का मांस लगाया गया, उनकी धार्मिकता समाप्त करने के लिए। लेकिन जब सैनिकों को पता चला, जिसमें मंगल पांडे को पता चला, तो मंगल पांडे ने आपाक होकर के पहली गोली चला देते हैं, और जिसमें वह विद्रोह का पहला कारण माना जाता है। तो पहली गोली 29 मार्च 1857 की, नोट कर लीजिए आप लोग। 29 मार्च 1857 को भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में 2 ब्रिटिश अधिकारी ह्यूसन और बांको के खिलाफ विद्रोह किया, उन्हें तत्कालीन मार गिराया। इस तरह से मंगल पांडे ने पहला विद्रोह किया बच्चों। और यह कब किया था? राइट आंसर होगा 29 मार्च 1857 को बैरकपुर से। आप लोग नोट कर लीजिएगा। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई? लखनऊ, कानपुर, ग्वालियर और झांसी। अपने कमेंट भी करते रहे बच्चों। रहने वाली बचपन में उनका जो बचपना था वह बनारस में बीता, विवाह उनका झांसी में हुआ,
और उनके सेनापति कौन से थे? तात्या टोपे। और उनकी मृत्यु जो हुई बच्चों वो ग्वालियर में हुई। तो राइट आंसर क्या होगा? झांसी की रानी की मृत्यु कहां पे हुई? ग्वालियर में हुई। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? तो राइट आंसर है बच्चों बी डी सावरकर ने पहली बार 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला यह रूप माना। तो राइट आंसर होगा बी डी सावरकर। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। 1857 के नेतृत्व का नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे बच्चों? तो पहला ऑप्शन है सबसे ज्यादा उम्र दराज कोई अपनी सेना का नेतृत्व किए तो वो थे कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि शेर थे। कुंवर सिंह के हाथ में गोली लग गई थी तो उन्होंने अपने हाथ को अपने हाथ को काट के गंगा को समर्पित कर दिया था। बिहार के थे, जगदीशपुर नामक जगह के थे। और 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह ने अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया और वे अमर हो गए। तो राइट आंसर होगा जगदीशपुर, बिहार के रहने वाले थे। अगले सवाल की तरफ चलते बच्चों हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन सा था? तो आप लोग कमेंट भी करते रहे बच्चों। राइट आंसर की तरफ चलते हैं। दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली का जो अधिकारी था वो, देखिए आप लोगों को बता, दिल्ली में निकोलस और हडसन थे। तो क्या निकोलस और हडसन है बच्चों? इसमें लेफ्टिनेंट हडसन भी हैं और निकोलस भी हैं। तो राइट आंसर दोनों हो जाएगा, लेफ्टिनेंट हडसन और निकोलस दोनों हो जाएंगे बच्चों। इसमें से कोई नहीं लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग दोनों का आंसर मान लीजिए। लेकिन आप नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूँ। लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ के नेता कौन थे? हजरत बेगम रही हैं। और वहाँ पे अंग्रेजों की तरफ से अधिकारी थे कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस थे। कौन से बच्चों? कैंपबेल और हेनरी लॉरेंस। कानपुर में थे कैंपबेल। इलाहाबाद में कर्नल नील, बहुत ज़्यादा बार में आता है इलाहाबाद में जब आता है तो कर्नल नील। और झांसी में थे हीरोज ने अपनी किताब में लिखा था कि पहली बार किसी भी मर्द को मैंने 1857 की क्रांति में लड़ते देखा था, वह केवल और केवल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई के सम्मान में उन्होंने ऐसा लिखा था। बरेली की बात करते हैं तो बरेली में भी कैंपबेल थे। और दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में निकोलस और हडसन थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? निकोलस और हडसन। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। इनमें से किसने 1857 के विद्रोहियों को धोखा दिया? तो धोखा दिया गणपत पांडे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव और जमादार माधो सिंह, विश्वनाथ दुबे। आप लोग देख लीजिएगा, धोखा दिया इनमें से राइट आंसर होगा बच्चों विश्वनाथ दुबे। 10 मई 1857 में मेरठ में प्रज्वलित हुई यह क्रांति आग जो है झारखंड, तब जो वर्तमान का बिहार झारखंड है और पहले बिहार था, वहां तक पहुंची। विश्वनाथ दुबे ने विद्रोहियों को धोखा देकर के उनको गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को पकड़वाने में विश्वनाथ दुबे की भूमिका रही। और विश्वनाथ सहदेव ने सेनापति पांडे गणपत राय को जमींदार महेश गणपत राय शाही ने धोखा देकर अंग्रेजों से गिरफ्तार करवा दिया। ठाकुर विश्वनाथ, तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे विश्वनाथ दुबे राइट आंसर होगा इसको। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते बच्चों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय भारत। आप लोग हमारे इस चैनल को शेयर करिए, कमेंट करिए और कैसा लगा है आप लोग कमेंट भी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो हम लोग आप लोगों के लिए बहुत ही जल्दी लेके आते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।